what is sun? 98% of the mass of the solar system is in the sun. This is Yeah. how big the sun is. When you look at these stars, ठीक है, तो आपको एक फीलिंग आती है कि यार ये ना बहुत दूर है. You just have to study your own star, which is the sun. ऐसा क्या चल रहा है सन की कोर में कि वो उसको प्लैनेट से बिल्कुल डिफरेंट बना देता है. सूरज जो है अपने एक्सिस पे वो 25 जमीन के दिनों के बराबर घूमता है, यानी कि 25 अर्थ डेज लेता है सन अपने एक्सिस पे घूमने के लिए. तो यानी सन का एक दिन जो है वो 25 जमीन के दिनों के बराबर होगा. तो मुझे और आपको जो सूरज की रोशनी नजर आ रही है, ये 1 मिलियन साल पहले सन की कोर से रिलीज हुई थी. ऑल लाइफ ऑन दिस प्लैनेट is only possible because of the sun. Hello everyone, welcome back to another episode of the Curiosity Art, the podcast where we discuss about the adventures of cosmic world. In the last episode, we discussed about the solar system and the crazy fact, 98% of the solar system is in sun. So in this episode, we will discuss about the sun. We will start about the discussion of star. Then we will discuss about what is happening inside the sun, what is happening around the sun, and what is effect on Earth. And lastly, we will discuss about the solar missions. Let's start our podcast with the discussion, what is sun? Thank you so much for introducing. तो आज जैसे आपने पूछा कि we will discuss about the star, कि स्टार होता क्या है, and the way you said in your intro is कि 98% of the mass of the solar system is in the sun. This is Yeah. how big the sun is, as we discussed in the last episode. So today we will go further and we will discuss कि स्टार होता क्या है. For example, if I ask you, have you ever seen the night sky? जब आपने रात में आसमान देखा हो, हाँ, तो हमें बहुत ज्यादा सितारे नजर आते हैं. बहुत ज्यादा सितारे नजर आते हैं. What do you think कि आपको एक टाइम में कितने सितारे नजर आते होंगे आसमान पे? बहुत ज्यादा होते हैं. Thousands, na? Thousands. For example, if there is a very clear night, so you'll be able to see around 8 to 10,000 stars with your naked eye, but you won't be able to count them because that's they look very small. लेकिन cities में you only get to see few stars. तो when you look at these stars, ठीक है, तो आपको एक फीलिंग आती है कि यार ये ना बहुत दूर है हमसे और ये पता नहीं कैसे होते होंगे और इनके बारे में अगर जानना है तो शायद बहुत इम्पॉसिबल होता होगा. लेकिन मजे की बात ये है कि इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी ऑफ दीज स्टार्स, जब आप आसमान पे देखते हैं आपको इतने सितारे नजर आए और आप चाहते हैं मैं किसी एक सितारे को स्टडी करूं या जनरली मैं स्टार्स को स्टडी करूं, यू जस्ट हैव टू स्टडी योर ओन स्टार विच इज द सन. यानी हमारे पास हमारे अपने बैकयार्ड में एक स्टार है, दैट इज सन. तो अगर हम सन को स्टडी करें तो एसेंशली वी आर स्टडिंग एवरी स्टार इन द गैलेक्सी. ठीक है, तो हमारा स्टार होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल वी शुड स्टार्ट विद दिस के एक स्टार होता क्या है. देयर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ स्टार. सो जो सबसे बुनियादी एक फर्क है स्टार में और प्लैनेट में वो ये है कि स्टार हैज इट्स ओन लाइट. जैसे हम बचपन से देखते हैं ना, स्टार्स की अपनी लाइट होती है, प्लैनेट्स की लाइट नहीं होती. तो ये एक बुनियादी डिफरेंस है. लेकिन ये लाइट क्यों होती है स्टार की और प्लैनेट की क्यों नहीं होती? ऑल ऑफ दिस इज अ सीक्रेट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन. ठीक है, वो जब हम आगे उसे डिस्कस करेंगे सो विल सी कि ऐसा क्या चल रहा है सन की कोर में कि वो उसको प्लैनेट से बिल्कुल डिफरेंट बना देता है. सो सन इज अ स्टार एंड ऑल द अदर बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स. फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो अपना सन है, हाउ डिफरेंट इज आवर सन फ्रॉम आवर प्लैनेट्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि 98% मैस जो है वो सोलर सिस्टम का सिर्फ सन में है. ठीक है, इसी तरह हमें एज का पता है कि हमारा सन जो है वो सबसे पहले वजूद में आया और उसका जो मैस है, नाउ वी नो कि 98% मैस सिर्फ सन में है. इसी तरह इट फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, सन इतना पुराना है. एंड अ क्रेजी फैक्ट अबाउट सन, इट हैज लिव्ड हाफ ऑफ इट्स लाइफ. आधी जिंदगी जो है वो सूरज अपनी गुजार चुका है, आधी जिंदगी उसकी रहती है. सो इट्स अ क्रेजी थॉट कि यार सन जो है वो आधी जिंदगी जी चुका है और आधी उसकी रह गई है. ठीक है, तो लेकिन वी शुडंट वरी बिकॉज अभी अगर उसने 4.6 बिलियन ईयर्स में अपनी हाफ जिंदगी गुजारी है तो बाकी हाफ भी बिलियंस ऑफ ईयर्स, अनदर 4.6 और 5 बिलियन ईयर्स. सो हम तो नहीं होंगे उस सन की डेथ देखने के लिए, सो वी शुडंट वरी अबाउट दैट. सेकेंडली थर्डली ये कि इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा. ठीक है, प्लाज्मा इज अ हॉट गैसियस सूप जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इस फॉर्म में आ जाते हैं कि दे डोंट फॉर्म रेगुलर एटम्स.
तो वो एक बड़ा गैसियस सा सूप, आयोनाइज्ड गैस का सूप सा बन जाता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. इट इज नॉट अ रेगुलर थिंग दैट वी फाइंड अराउंड अस. और इसी तरह जो उसकी कोर है, जैसे आपको पता है 2 तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फ्यूजन एंड फ्यूजन. हाँ, फ्यूजन और फिशन. तो फ्यूजन में ये होता है कि वी हैव 2 एटम्स एंड दे मर्ज टुगेदर. तो फिशन में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, उसमें ब्रेक डाउन होती है, उसमें वो एटम का जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका जो कोर है. तो ये 2 तरह के रिएक्शन. तो सन की जो कोर है उसमें फ्यूजन हो रहा है, ठीक है. तो दिस इज द रिएक्शन दैट इज पावरिंग द सन. उसके बाद ये है कि जैसे वी नो अनदर फैक्ट अबाउट सन के हमारी जमीन जो है वो, हमारा दिन कितने घंटे का होता है, फॉर एग्जांपल 24 आवर्स. तो अर्थ की जो एक्सिस पे स्पिन है इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स. सूरज जो है अपने एक्सिस पे वो 25 जमीन के दिनों के बराबर घूमता है, यानी कि 25 अर्थ डेज लेता है सन अपने एक्सिस पे घूमने के लिए. तो यानी सन का एक दिन जो है वो 25 जमीन के दिनों के बराबर होगा, ठीक है. इसी तरह जो सन का डायमीटर है वो 14 लाख किलोमीटर कंपेयर टू अर्थ का डायमीटर जो है वो सिर्फ 14,000 किलोमीटर है, 13,000 किलोमीटर है. सो आप, सन इतना बड़ा है कि यू कैन फिट 13 लाख अर्थ्स इनसाइड द सन, ठीक है. अगर सन एक बड़ी सी बॉल है और आपने उस बॉल के अंदर छोटी छोटी अर्थ्स फिट करनी है, सो यू विल नीड 1.3 मिलियन अर्थ्स टू फिल दैट बॉल. सो ये कुछ बुनियादी चीजें थी हमारे स्टार के बारे में, विच इज द सन. और हमने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और एलैबोरेट अगर आप करें. हाँ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन, ठीक है. हमने ये तो देख लिया कि स्टार होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं. अब हम अगर फर्दर डिस्कस करें तो सन की कोर में क्या चल रहा है. तो सन की जो कोर है वहां पे एक, जैसे हमने डिस्कस किया कि वी नो कि वहां पे एक केमिकल फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है. क्या चीज फ्यूज हो रही है? सो यू हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स दैट आर फ्यूजिंग टुगेदर टू क्रिएट हीलियम, एंड इन दिस प्रोसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, अ लॉट. के फ्यूजन जो है वो सन की कोर में हो रही है और यहाँ पे बैठ के मुझे और आपको उसकी गर्मी फील हो रही है सन की, ठीक है. और जमीन का टेम्परेचर कितना ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट. सो ये सब हो रहा है उसकी कोर में, जहां पे हाइड्रोजन फ्यूज हो रही है हीलियम में. ये जो फ्यूजन है इसकी कुछ बाय प्रोडक्ट्स होती हैं. सबसे पहले यू गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है. उसके बाद यू गेट फोटोन्स ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो हमें लाइट नजर आ रही है ये सन की कोर में पैदा हो रही है. और उसके बाद हमें तीसरी चीज मिलती है, हमें न्यूट्रिनोज मिलते हैं, ठीक है. ये 3 चीजें इस केमिकल रिएक्शन की वजह से पैदा हो रही हैं. तो हम जो सबसे ज्यादा हमें जो ऑब्जर्व करते हैं वो चीज वो है फोटोन्स ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम तक पहुंच रही है उस रिएक्शन की. तो ये सब हो रहा है सन की कोर में. अच्छा, कोर के बिल्कुल बाद जैसे हम नाउ लेट्स लुक एट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन. जैसे आपको नजर भी आ रहा होगा कि आफ्टर द इनर कोर अगला जो हमारा जोन है वो है रेडियो एक्टिव जोन, ठीक है. इस जोन में क्या होता है? इस जोन में ये होता है कि जो एनर्जी और जो फोटोन्स पैदा हुए हैं कोर में, वो जब इस जोन में एंटर होते हैं ना तो दे हैव टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ कोलिजन्स. बहुत ज्यादा कोलिजन होती है उनकी फोटोन्स की, और ये हाई एनर्जी वाले फोटोन्स होते हैं. तो इसकी वहां जो मटेरियल होता है उसके साथ कोलिजन्स होती है. हर कोलिजन में ये दे लूज सम ऑफ देयर एनर्जी. और एक क्रेजी फैक्ट ये है इसके बारे में कि दिस लाइट हैज टू ट्रेवल फॉर एटलीस्ट 1 मिलियन ईयर्स टू गेट आउट ऑफ दिस जोन. देन वो इस काबिल होती है कि वो कायनात में आगे फैल सके. तो मुझे और आपको जो सूरज की रोशनी नजर आ रही है ये 1 मिलियन साल पहले सन की कोर से रिलीज हुई थी, ठीक है. और अभी जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स हैं दे हैव रिफाइंड इट टू अराउंड 1 लाख और 2 लाख ईयर्स, ठीक है. 1 से 2 लाख साल पहले उन्होंने कहा है कि शायद हुए हों. रिफाइंड कैलकुलेशन है. अगर 1-2 लाख साल पहले भी हों तो आप इमेजिन करें कि हाउ लॉन्ग हैव वी बीन हियर ऑन द अर्थ. फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस जो हैं उनको कितना टाइम हो गया है, लाखों साल हो गए जमीन पे आए हुए, ठीक है. तो उस जमाने में वो एनर्जी रिलीज हुई थी, वो लाइट रिलीज हुई थी जो आज हम तक पहुंच रही है. तो इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. तो ये है रेडियो एक्टिव जोन. इसके बाद होता यह है कि जैसे जैसे सन की आउटर साइड पे हम जाना शुरू करते हैं तो डेंसिटी लो होना शुरू होती है, ठीक है. और ये जो हॉट गैस है ये नीचे से बहुत ज़्यादा कोर की एनर्जी की वजह से ऊपर आना शुरू होती है. तो एक कन्वेक्टिंग लेयर्स बनती हैं. जैसे कन्वेक्शन हम पढ़ते हैं कि कन्वेक्शन इज द एफिशिएंट वे टू ट्रांसफर हीट, जिसमें इसी तरह यहाँ पे कन्वेक्शन हो रही होती है. तो हम इसको कन्वेक्शन जोन बोलते हैं. ये रेडियोएक्टिव जोन के ऊपर होता है और यहाँ पे कन्वेक्शन कॉलम्स बनते हैं. तो जब हम टेलीस्कोप से सूरज को देखते हैं ना तो हम उसके ऊपर की सरफेस को देखते हैं तो वहां भी वो हमें
हल्के हल्के कॉलम्स नजर आ रहे होते हैं, और हम बहुत अच्छी टेलीस्कोप से देखें तो वी कैन एक्चुअली लुक एट दीज कॉलम्स। तो जो हॉट नीचे से सारा मटेरियल है वो इन कॉलम्स के जरिए ऊपर तक आ रहा होता है, तो ये सारी हीट इस तरह एफिशिएंट वे में बाहर की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। तो ये है सन का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास कोर है, एंड देन वी हैव रेडियो एक्टिव जोन, और उसके ऊपर है वी हैव कन्वेक्शन जोन। सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द सन? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा गाइड करिए। अब हम जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे जाते हैं, अगेन देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो सबसे पहला पार्ट है वो है फोटोस्फीयर, यानी हम जब दूरबीन से देखते हैं सूरज को, तो जो पहली चीज हमें नजर आती है दैट इज फोटोस्फीयर। ठीक है, तो फोटोस्फीयर इज अ वेरी थिन लेयर, तो वो हमें नजर आता है। फोटोस्फीयर जो है इसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, सन की कोर में जो टेम्परेचर है वो है 15 मिलियन डिग्रीज, 15 मिलियन डिग्रीज। ठीक है, 1.5 करोड़ डिग्रीज, 1.5 करोड़ डिग्रीज, यहाँ 30 डिग्रीज में हमें पसीने आ रहे होते हैं। तो सन की जो सरफेस है फोटोस्फीयर, वहां टेम्परेचर ड्रॉप होके रह जाता है अराउंड 6000 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन ये है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के ऊपर वी हैव क्रोमोस्फीयर, सॉर्ट ऑफ लाइक द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, जैसे जमीन का एटमॉस्फेयर है, इट्स वेरी थिन। तो इसी तरह सन का एक एटमॉस्फेयर है, दैट इज क्रोमोस्फेयर। ठीक है, ये भी एक थिन लेयर है, लेकिन यहाँ पे सन का टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, जिसके बारे में अभी भी साइंसदान जो है वो लगे हुए हैं तहकीक करने के। वाई कि सरफेस पे टेम्परेचर कम है, बट जैसे जैसे यू गो फर्दर आउट टेम्परेचर स्टार्ट्स टू इंक्रीज। ठीक है, क्रोमोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है। फिर इसी तरह हम कोरोना में आ जाते हैं सन की। सन की कोरोना जो है वो बिल्कुल उसका एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर होता है, और वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, और वो नॉर्मली नेकेड आई से नजर नहीं आता जो इसका कोरोना होता है, और वहां मिलियन डिग्रीज तक टेम्परेचर जा सकता है। ठीक है, सो व्हाई डज इट हैपन, वी स्टिल क्लियरली वी डोंट नो कि व्हाई डज दिस हैपन। अच्छा, अब जो कोरोना है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कोरोना को देखने के लिए साइंटिस्ट को या तो बड़ी स्पेशल टेलीस्कोप्स यूज करनी पड़ती हैं, जो सन जो मेन स्ट्रक्चर है सन का उसको डिम करे और हमें साइड से कोरोना नजर आए। यू कैन एक्चुअली लुक इन द स्लाइड एज वेल। तो 3-4 स्लाइड्स आपको आगे करनी पड़ेंगी, वहां आपको नजर आएगा। तो यहाँ आपको सन का कोरोना येलो साइड पे सारा नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, या तो ये उनको स्पेशल टेलीस्कोप से देखना पड़ता है, या फिर टोटल सोलर इक्लिप्स का वेट करना पड़ता है कि जब बिल्कुल चांद सूरज के आगे आ जाएगा तो वो सन की मेन लाइट सारी को ब्लॉक कर देगा, तो साइड पे हमें ना ये कोरोना नजर आएगा सन। तो जैसे अभी यूएस में एक टोटल सोलर इक्लिप्स हुआ था, काफी ज्यादा उसकी न्यूज बनी थी, तो उसमें लोग इसी चीज को देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे कि हमें सन का कोरोना जो है वो नजर आया। इट्स फैसिनेटिंग। तो उसके बाद वी कम बैक टू द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो ये 3 इसके एक्सटर्नल फीचर्स थे। ठीक है, इसके अलावा वी हैव सन स्पॉट्स। सन की सरफेस के ऊपर कुछ काले धब्बे हमें नजर आते हैं, दीज आर कॉल्ड सन स्पॉट्स। जो हम टेलीस्कोप से सन देखते हैं, वी गेट टू सी दीज ब्लैक स्पॉट्स। ये इसलिए बनते हैं कि सन की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। तो सन की सरफेस में ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना, लेकिन बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं जो एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रही होती हैं सन पे। तो वो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कुछ मटीरियल को ना वापस सिंक नहीं होने देती सन के अंदर। तो वो जो मटीरियल ऊपर ही रह जाता है, इट लूज सम हीट, तो वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इट स्टार्ट्स टू लुक डार्क अगेंस्ट अ वेरी ब्राइट बैकग्राउंड। तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो यू विल सी दीज प्रोमिनेंसेस। सन की सरफेस में से बड़ी बड़ी प्रोमिनेंसेस बाहर आ रही हैं। इट ऑल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत सारे मटेरियल को इन मैग्नेटिक लाइंस पे ऊपर की तरफ निकालता है, तो दे आर कॉल्ड प्रोमिनेंसेस। इसी तरह सन जो है वो बहुत ज्यादा सोलर विंड भी बाहर की तरफ भेजता है। ठीक है, इट्स अ स्ट्रीम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये मिलियन किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से बाहर की तरफ सन फेंकता है। सो नाउ वी हैव एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसके 3 पार्ट्स हैं, और कुछ ये जो इजेक्शंस हैं सन में से हो रही हैं, जैसे हमने बताया कि प्रोमिनेंसेस हैं, इसी तरह सोलर विंड है, इसी तरह वी हैव सोलर फ्लेयर। के बाज़ औक़ात ये जो मटेरियल है इस बड़े पैमाने पे सन बाहर की तरफ फेंकता है कि वो इंटरप्लेनेटरी स्पेस में निकल जाता है, यानी वो प्लैनेट्स तक पहुंचता है। वो इतना ज्यादा मटेरियल होता है, एंड इट्स वेरी डेंजरस फॉर अ प्लैनेट लाइक अर्थ वेयर देयर इज लाइफ। तो उसको हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर। इसी तरह अगर उसकी ऊपर वाली सरफेस में से कोई इस तरह का बड़ा फ्लेयर निकले तो उसे हम कोरोनल मैस इंजेक्शन बोलते हैं। अगेन इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जो सुपर चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये निकलते हैं सन में से। तो सन इज अ वेरी एक्टिव
एक्टिव बॉडी जिसमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में बड़ा कुछ हो रहा है, एक्सटर्नल में हो रहा है, एंड इट इज कॉन्स्टेंटली शूटिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल आउट टुवर्ड्स द प्लैनेट्स. सो दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द सन. अब हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज हो गई है, हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहे हैं, क्या फिनोमिना है. तो अब आप थोड़ा सा हमें बताएं कि इसका अफेक्ट क्या है हमारी जमीन पे. यस, सो दिस इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस बीइंग ह्यूमंस, कि सूरज का हमारी जिंदगी पे असर क्या है. अच्छा, आप ये देखें कि ऑल लाइफ ऑन दिस प्लैनेट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सन. अगर सूरज की गर्मी हम तक ना पहुंचे तो यहाँ पे लाइफ नहीं हो सकती. और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वी हैव लिक्विड वाटर. ठीक है, तो जमीन एक ऐसी जगह पे है अराउंड द सन दैट इज कॉल्ड द गोल्डीलॉक्स जोन. इस जोन में जो भी प्लैनेट होगा इट इज कंसिडर्ड टू बी अ हैबिटेबल प्लैनेट. तो जमीन उस जोन में है जहां लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है. सो वी आर जस्ट एट द राइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन. तो सन हमें चाहिए सबसे पहले तो टू हैव लिक्विड वाटर एंड सेकेंडली टू हैव लाइफ. तो उसके बाद ये होता है कि सन हमें सब कुछ अच्छा ही नहीं दे रहा. सन इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर अस. जैसे हमें यूवी रेज का पता है कि अल्ट्रा वायलेंट लाइट हम तक आती है, ओजोन लेयर उसे ब्लॉक कर देती है. इफ इट डज नॉट ब्लॉक दैट लाइट देन हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है. सो इट इज वेरी डेंजरस फॉर अस. इसी तरह जो सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन हैं जिसकी हमने बात की थी अभी, वो बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स भेजते हैं टुवर्ड्स अर्थ. एंड इट इज़ अ वेरी रेयर ओकेजन, क्योंकि सन गोल है तो वो किसी भी डायरेक्शन में मटेरियल भेज सकता है. वेरी रेयरली दैट मटेरियल कम्स टुवर्ड्स अस, डायरेक्टली टुवर्ड्स अस. जैसे 1859 में हुआ कि इस तरह का एक सोलर फ्लेयर जो है वो ज़मीन की तरफ उसकी डायरेक्शन हुई. तो उस टाइम पे बहुत सारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हुई. ठीक है, लाइट आउट हुई बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई. तो इस तरह का एक प्रॉब्लम हो सकता है. इसी तरह अगर आज के 2012 में भी एक इस तरह का इंजेक्शन हुई थी, बहुत ज़्यादा सन से इंजेक्शन हुई थी, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उसकी डायरेक्शन अर्थ वाली नहीं थी, सो वी गॉट सेव्ड, हम बच गए उससे. अब अगर दोबारा ऐसा कुछ हो और जमीन की तरफ से सारा मटेरियल आए तो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को नुकसान होगा. बिल्कुल. जमीन के बाहर जितनी हमने सैटेलाइट्स भेजी हैं वो डिस्टर्ब होंगी, हमारी अपनी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होंगी, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा. सो लकीली वी अंटिल नाउ वी आर सेव्ड फ्रॉम दिस. और इसकी ऐसी कोई खास प्रेडिक्शन हो भी नहीं सकती इस चीज़ की. सो अभी तक तो हम इस चीज़ से बचे हुए हैं. फिर इसी तरह यह है कि जैसे हम देख सकते हैं स्लाइड में भी कि हमें सोलर फ्लेयर और सोलर विंड बहुत बड़ी तादाद में ज़मीन की तरफ आती है. तो लकीली वी ऑल्सो हैव मैग्नेटिक फील्ड. हमारी ज़मीन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जो बहुत सारे मटीरियल को ना डिफ्लेक्ट कर देती है. तो इस वजह से हम बच भी जाते हैं इससे. और समटाइम्स ये, और फिर ये होता है कि ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटिक लाइंस अपने नॉर्थ और साउथ पोल पे भी ले आती हैं. जैसे आप पिक्चर में देख भी सकती हैं कि कुछ मटेरियल जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे आ जाता है. तो आपने पिक्चर्स देखी होंगी कि आसमान बड़ा बाज़ सूरत में ग्रीन और ब्लू लाइट से भरा होता है ना, खासतौर पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में या साउदर्न हेमिस्फेयर में. तो वो उसको ऑरोरा बोरेलियस बोलते हैं. उनको नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं. वो आसमान पे बहुत ही खूबसूरत मंजर बनता है. दैट इज बिकॉज के वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है सारा जो हमें मैग्नेटिक लाइंस जो है वो ट्रैप कर लेती हैं, वो उन्हें फिर साउथ और नॉर्थ पोल पे आके डंप करती हैं. तो एटमॉस्फेयर में वो जब हिट करती हैं तो वो फिर मुख्तलिफ तरह से उसको ग्लो करती है हमारे एटमॉस्फेयर के. एंड इट्स अ वंडरफुल साइट टू वॉच. और आप ये देख भी सकते हैं पिक्चर में, लोग बड़े पैसे खर्च करते हैं उसको जाके स्पेशल देखने के लिए. इट्स अ वेरी टूरिज्म अट्रैक्टिव सॉर्ट ऑफ अ स्पॉट. यस. तो ये हमारी जिंदगी पे कुछ असर है सूरज का. सो इसके बाद मतलब आप देखें कि हमने आज जो चीजें डिस्कस की हैं उसमें हम लोगों ने सोलर मिशंस, जैसे कि टॉक ऑफ द टाउन है वो सोलर पार्कर सोलर प्रॉब, उसके बारे में है कि वो सबसे वो स्पेसक्राफ्ट जितने भी हैं उसमें सबसे ज्यादा क्लोज गई है सन से. तो उसके बारे में, सोलर मिशंस के बारे में आप थोड़ा बताएं. अच्छा, जैसे अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि अभी तक हमने सन का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया सब. तो इसको स्टडी करने के लिए हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिली कैसे, हमें सारा सन के बारे में इतना पता कैसे है. एंड इट इज बिकॉज के साइंटिस्ट ने बहुत सारी जो स्पेसक्राफ्ट हैं, वी हैव सेंट अ लॉट ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स towards the sun. Some of them have orbited the sun, some of them have gone close to the sun, and some of these spacecrafts are within the orbit of the earth, कि वो ज़मीन की एटमॉस्फेयर से बाहर जाके ऑर्बिट में रहते हुए भी सन को स्टडी कर रहे हैं. तो ये 3 तरह के हमने अभी तक जो है वो मिशंस भेजे हैं. तो इट ऑल स्टार्टेड इन 1960 जब हमने पायनियर मिशंस थे, नासा के ये मिशंस थे.
तो उन्होंने जाके सोलर विंड को स्टडी करना शुरू किया बिकॉज इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो सोलर विंड को स्टडी करने के लिए पायनियर मिशंस गए थे। पायनियर मिशंस के बाद हीलियोस मिशंस गए, उसके बाद उलेसिस मिशंस गए और सोलर मैक्सिमम मिशंस गए। इन तमाम मिशंस का जो मकसद था वो ये था कि सन को उसकी जो सोलर विंड है, उसकी जो आउटर कोरोना है, ठीक है, इसको स्टडी किया जाए। इसके बारे में हमारी इंफॉर्मेशन बहुत कम थी। तो जितना ज्यादा हम स्टडी करेंगे द मोर नॉलेज वी हैव, so we will be in a better place to save ourselves, to save our planets. तो ये चीज थी, इन मिशंस का मकसद था। तो इसी सिलसिले में 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब भेजा था एंड it was, as you said, everybody knows about this mission because it went very close to the sun. And again, the mission of this probe was to study the atmosphere of the sun, to study solar wind, corona and everything about the आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द सन, ताकि हम मजीद इस पे इंफॉर्मेशन ले सकें। इसके बाद भी हमने 2022 में एक सोलो मिशन भेजा है, ठीक है, ये नासा और ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कोलैबोरेशन से गया है। अगेन इट इज स्टडिंग द सन बट इट इज नॉट गोइंग क्लोज टू द सन, इट इज नॉट गोइंग एज क्लोज एज द पार्कर सोलर प्रोब। इसी तरह लास्टली इंडिया ने भेज दिया अपना एक प्रोब, मतलब दिस इज ए ह्यूज न्यूज। हमारे नेबर्स ने आदित्य 1 जो मिशन है वो भेजा है एंड इट इज इन द लैग्रांज 1 पॉइंट। इट इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स द सन, इट इज स्टेइंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सन बट इन एट सच अ डिस्टेंस के जहाँ पे अर्थ भी उसकी मेजरमेंट्स को डिस्टर्ब ना कर सके, तो वो एक डिस्टेंस पे रहते हुए सन को स्टडी कर रहा है। सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर इंडिया। और ये अब तक के मिशन हैं जो हमने भेजे। इसके अलावा ऑब्जर्वेटरीज हैं जो सन की मुख्तलिफ लाइट्स को, अल्ट्रावायलेंट को, इंफ्रारेड को, हर तरह की एक्सरेज को, गैमा रेज को स्टडी कर रही हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेटरीज इन आवर ऑर्बिट जो जमीन के गिर्द चक्कर लगाते हुए भी सन को स्टडी कर रही हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज मिशंस वी नाउ नो अ लॉट अबाउट आवर स्टार द सन। That was very insightful discussion. Thank you so much guys for tuning in for this episode. Until next time, see you soon.